दो दुनिया का वारिस अनकही कथा भाग 1 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 18 ज़ौर और इरिट्रिया का दूसरा युद्ध। सोना ने धर्मा को तकरीबन 400 वर्ष पूर्व का भूतकाल दिखाया और धर्मा को ऐसा लगा जैसे वो उस भूतकाल में स्वयं मौजूद था और सब कुछ एकदम लाइव देख रहा था। सोना की शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। धर्मा ने देखा कि किस प्रकार कॉन्ताना रॉल्फ के विरुद्ध गवर्निंग काउंसिल को बता रहा था कि रॉल्फ ने क्या-क्या अपराध किए। जैसन रॉल्फ के आदेश और अपनी इरिटिया पर हमले की कहानी के बारे में बता रहा था। धर्मा ने ये भी देखा कि किस प्रकार नोकोविद के सामने रॉल्फ को सजाए मौत दी गई। धर्मा ने देखा जब रॉल्फ को 400 वर्ष पूर्व सजाए मौत मिल रही थी, तब नोकोविद कितना आहत हुआ था। उस समय नोकोविद एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो चुका था और रॉल्फ की कंपनी में 4 चांद लगा चुका था। रॉल्फ की मौत ने नोकोविद को बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंचा दिया था और नोकोविद ने ठान ली थी कि वो मर्कल और इरिट्रिया से बदला लेकर रहेगा। उस समय नोकोविद को नहीं पता था कि वो कैसे अपना बदला लेगा। धर्मा ने देखा नोकोविद की आयु उस समय ही कुछ 100 वर्ष की थी। सोना ने मूवी को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और कहानी कुछ 100 वर्ष आगे निकल गई थी। धर्मा ने देखा कि इरिट्रिया पर कोलार्क और फ्लैशी बहुत ज्यादा शक्तिशाली और रसूखदार हो गए थे और इरिट्रिया पर अब सिर्फ एक ही आधिकारिक धर्म था, वो था बॉफ। मर्कल खुश थे क्योंकि अब फैलानी और कोलार्क दोनों ही प्रकाश गति से तेज स्पेसशिप बनाते थे और इस प्रतिस्पर्धा के कारण इन स्पेसशिप के दाम नियंत्रित हो गए थे। कोलार्क धीरे धीरे बहुत अमीर बन गया था। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली थी और कोलार्क ने सही ट्रीटमेंट लेकर अपना कटा हुआ हाथ भी वापस उगा लिया था। मर्कल और ज़ौर साम्राज्य अपनी अपनी जगह खुश थे। लोग रॉल्फ को भूल गए और एक नया सुप्रीम कमांडर चुनाव जीतकर ज़ौर में आ गया था। मर्कल भी खुश थे क्योंकि अब इरिट्रिया पर पाया जाने वाला अच्छे क्वालिटी के अंतिम से बहुत ही उच्च कोटि के स्पेसशिप बन रहे थे। फैलानी को जब लगा कि कोलार्क अब उससे ज्यादा अमीर हो गया, तो उसने उसे प्रपोज किया, परंतु कोलार्क ने विनम्रता से मना कर दिया था। कोलार्क ने सफायर, जो एंजेलन प्रजाति की इरिट्रिया की स्पेस कमांड की इंचार्ज थी और जैसन के विरुद्ध युद्ध में कोलार्क की सहयोगी थी, उससे शादी कर ली। इरिट्रिया बहुत तरक्की कर रहा था। कोलार्क के साथ जो अजय सैनिक और मैकाबर रुक गए थे, वो भी बहुत ही अमीर बन गए थे। वो सब बहुत खुश थे। इरिट्रिया पर कोलार्क, ओला, सफायर, अजय सेना की टुकड़ी, मैकाबर, जोश और फ्लैशी सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर थे। योगी बाबा के दिए हुए प्रवचन और बफ बहुत ज्यादा प्रचलित थे। यहाँ तक कि योगी बाबा के उपदेश मर्कल के लोग भी सुनते थे और शई चंद्रमा पर रह रहे मिलांज भी। ज़ौर में भी बहुत से ग्रहों पर बॉफ का प्रचलन हो गया था। इरिट्रिया के फ्लैशी लोगों ने स्पेसशिप और स्पेस यात्रा में अपने आप को सिद्ध कर दिया था। वो स्पेसशिप बनाने की फैक्ट्री में ऊंचे पदों पर आसीन थे और अधिकतर वो लोग ही स्पेसशिप के कप्तान, पायलट और क्रू मेंबर्स भी होते थे। फ्लैशी इरिट्रिया के सबसे धनी और संपन्न लोगों में से एक हो गए थे। हालांकि एंजेलिन, सेंटोरस तथा इकियान दुखी थे क्योंकि अब उनकी मूर्ति पूजा निषेध हो गई थी। कोलार्क की कंपनी को स्पेसशिप बनाने के लिए ब्लैक स्टोन चाहिए था, इसलिए ब्लैक स्टोन की तीनों खदानें अब उनके कब्जे में थी। सारे मंदिर में से सभी मूर्तियां उखाड़ ली गई थी। फ्लैशी का अब इरिट्रिया पर जोर था। फ्लैशी आबादी का मात्र 5% थे, परंतु कोलार्क की कंपनी में सभी ऊंचे पदों पर वो ही आसीन थे। एंजेलिन, सेंटोरस और इकियान पर दबाव बन रहा था कि वो बॉफ अपना ले, क्योंकि कोलार्क नहीं चाहता था कि ब्लैक स्टोन का कोई भी अन्य इस्तेमाल हो। धर्मा ने देखा कि ज़ौर और इरिट्रिया के पहले युद्ध के समापन से अगले 150 वर्षों तक कोलार्क ने इरिट्रिया पर एक छत्र राज किया और वो फ्रान गैलेक्सी का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था।
वो न सिर्फ इरिट्रियन शिप जो प्रकाश गति से 200 गुना तेजी से चलते थे उनको बेचता था, परंतु वर्म होल के कोड और बीम होने की तकनीक भी बेचता था। इन तीनों में ही उसका कोई सानी नहीं था। धीरे धीरे फैलानी कोलार्ड से बहुत ही पीछे हो गई थी। इरिट्रिया पर अभी भी बहुत से ऐसे इंजन सेंटोरस और इकियान थे जिन्होंने बॉफ नहीं अपनाया था। वो अभी भी मूर्ति पूजा करते थे और कोलार्ड ने उन लोगों पर बहुत ही अत्याचार किए थे। कोलार्ड ने जोश को इरिट्रिया का सम्राट घोषित कर दिया था। चाहे समुद्र में इकियान हो या जमीन पर एंजेलन और सेंटोरस या फ्लैशी, सभी का एकमात्र सम्राट जोश था। जोश का वचन ही शासन था और जोश ने बहुत ही क्रूर शासन किया था। उसने अनेकों एंजेलन पुरुषों को बॉफ में नहीं मानने पर जॉर और मर्कल साम्राज्य में पशु के रूप में बेच दिया था। अनेकों एंजेलन स्त्रियों को बुरी तरह बेइज्जत करके उनको भी अनेकों ग्रहों पर बेच दिया। बहुत से कियान और सेंटोरस पुरुषों और स्त्रियों को भी अलग अलग ग्रह पर अजूबे पशुओं के रूप में बेच दिया गया। जो भी बॉफ में नहीं मानता था उनको जोश बहुत ही बुरे अत्याचार से गुजरने पर मजबूर कर देता था। कई लोगों ने इसलिए दिखावे के लिए बॉफ में मान लिया, परंतु वो ढके छुपे तौर पर मूर्ति पूजा ही करते थे। कोलार का शासन जोश, योगी बाबा और फ्लैशी के लिए तो अच्छा था, परंतु बहुत सारे एंजेलन, सेंटोरस और इकियान के लिए नहीं। इरिट्रिया के ये लोग मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि क्रूर कोलार का अंत हो जाए। इधर जोश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सम्राट बन गया। जोश ने मरते मरते कानून बना दिया था कि इरिट्रिया पर राजा जोश का ही कोई वंशज बनेगा। जोश ने 5 शादियां की थी और अनेकों एंजेलन स्त्रियों को भी अपना गुलाम बना रखा था और ये प्रथा उसके पुत्रों ने भी आगे बढ़ा दी थी। कोलार ने इरिट्रिया की शानदार सभ्यता को बर्बाद कर दिया था और जो बचा कुचा था उसे जोश के क्रूर पुत्र गर्त में ले जा रहे थे। इधर जोश के पुत्रों के अत्याचार और कोलार की उदासीनता के कारण इरिट्रिया के एंजेलन, सेंटोरस और इकियान लोगों ने ये प्रार्थना करना चालू कर दिया कि कोई एलियन आकर कोलार का अंत कर दे। शायद उन मूर्ति पूजा करने वाले लोगों की भगवान ने सुन ली और तब फ्रान गैलेक्सी की सबसे शक्तिशाली एलियन से जॉर और मर्कल की मुलाकात हुई। थाइजर। धर्मा ने देखा कि उसके पैरेलल यूनिवर्स आने से ठीक 200 वर्ष पूर्व की घटनाएं उसको अब लाइव दिख रही थी। जो भी धर्मा के मन में प्रश्न होते थे उनके उत्तर उसको तुरंत ही मिल जाते थे। सोना अत्यंत ही पावरफुल थी। धर्मा ने देखा कि एक बहुत बड़ी नीली चक्री रूपी पिंड किसी तारे पर उतर रहा था। इस नीले पिंड ने उस तारे के कोरोना को पार करते हुए उसके सतह पर लैंड कर लिया और कुछ तरंगों को यहां वहां मारने लगा। सोना ने धर्मा को बोला, ये है थाइजर। ये लोग किसी भी सूरज, ब्लैक होल या किसी भी खगोलीय पिंड पर इस नीली चक्री रूपी अवतार में उतर सकते हैं। सोना ने धर्मा को दूर एक बहुत ही सुंदर ग्रह पर एक नीली चक्री रूपी पिंड को उतरता हुआ दिखाया और धर्मा को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ जब वो नीली चक्री रूपी आकृति एक बड़े पुरुष में परिवर्तित हो गई। सोना बोली, थाइजर लोग विशुद्ध ऊर्जा है, केवल आत्मा। अधिकतर वो इस नीली चक्र रूपी अवतार में दिखेंगे, परंतु वो किसी का भी रूप ले सकते हैं और किसी के भी शरीर में घुस सकते थे। धर्मा पूरी तरह से विस्मित हो गया। क्या कोई ऐसी सभ्यता भी हो सकती है? उसने अपने आप से ही प्रश्न किया। सोना ने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और धर्मा ने देखा एक कृत्रिम स्पेस सिटी का निर्माण हो रहा था। सोना ने बोला, ये टाइमेक्स का मुख्यालय बन रहा है। थाइजर, मर्कल और जॉर साम्राज्य के प्रतिनिधि इस टाइमेक्स में बैठेंगे और अब से ये टाइमेक्स ही फ्रान गैलेक्सी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेगा। धर्मा ने देखा कि कहने को टाइमेक्स में थाइजर, मर्कल और जॉर तीनों के प्रतिनिधि है, परंतु चलती केवल थाइजर की ही थी। थाइजर प्रतिनिधि ने जो बोल दिया वो ही अंतिम निर्णय था। धर्मा ने यह भी देखा
कि थाइजर ने ज़ोर और मर्कल को एडिपोवेव्स के बारे में बता दिया था कि कैसे वो प्रकाश गति से 15 लाख गुना तेजी से भी सूचना का आदान प्रदान कर सकती थी। साथ ही धर्मा ने देखा कि किस प्रकार से थाइजर ने वर्म होल को पार करने के आसान तरीके सभी को बता दिए थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिम करने का तरीका भी सभी को बता दिया था। थाइजर ने एक मिलांज की मदद भी की, जनक 290 जैसे उन्नत स्पेसशिप बनाने में, जो प्रकाश गति से 7000 गुना तेज चलते थे और अपने आप ही स्पेस के सभी खतरों से निपट लेते थे। धर्मा ने देखा कोलार के तीनों ही व्यापार ठप हो गए थे। मिलांज अब जनक 290 जैसे बहुत ही विकसित निफ्टी बनाने लगे, तो फटल शिप या इरिट्रियन शिप कोई भी नहीं लेता था। कुछ बच्चे शौकिया तौर पर जरूर फटल शिप ले लेते थे। कोलार केवल एक ग्रह पर ही बिम कर सकता था, परंतु थाइजर ने अब ऐसी तकनीक जग जाहिर कर दी थी जहां एक ग्रह से दूसरे ग्रह, यहाँ तक कि एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल में भी लोग अपने आप को बीम कर लेते थे। जब थाइजर ने ऐसी तकनीक ही आम कर दी थी, तो कोई भी कोलार की बीम तकनीक पैसे देकर लेने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि कोलार की बीमिंग तकनीक किसी एक ग्रह के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ही सीमित थी। कोलार के गरीब होने के साथ ही इरिट्रिया भी गरीब होने लग गया था। शहर पर अनेकों निफ्टी बनाने की कंपनियां खुल गई थी और अनेकों वर्म होल के कोड बनाने की और बिम करने की सुविधा देने वाली कंपनियों की भी भरमार हो गई थी। कोलार कई बार कुंठित होकर कह देता था कि इन लोगों ने जो भी स्पेसशिप बनाए हैं या बिम करने की तकनीक या वर्म होल पार करने का कोड, वो थाइजर की अनुकंपा से बनाए थे, जबकि कोलार ने खुद ने सब कुछ बनाया था। परंतु कोलार की कुंठा से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। इधर इरिट्रिया में जब लोगों को मालूम पड़ा कि कोलार की कंपनी का दिवालिया बैठ गया है, तो दंगे चालू हो गए। लोगों ने सफायर का अपहरण कर लिया और उसे एक बहुत ही दर्दनाक मौत दे दी। जोश की मौत हो चुकी थी और उसके पुत्र भोग विलासिता के अलावा कुछ नहीं करते थे। उन्होंने कोलार की कोई मदद नहीं की और कोलार अपनी जान से प्यारी पत्नी को भी नहीं बचा पाया और उसकी कंपनी भी डूब गई थी। कोलार इस सदमे से कभी उभर ही नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली थी। धर्मा ने सोचा, कोलार का अंत तो वास्तव में दर्दनाक था। फिर उसने पूछा, क्या जनक 290 के लिए अंत्यम नहीं चाहिए था? नहीं धर्मा, अंत्यम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल था मियान, जिससे स्पेसशिप प्रकाश की गति से 7500 गुना तेज चलता था और मियान बहुत सी ग्रहों पर आसानी से ही मिल जाता है। परंतु फिर बॉफ का क्या हुआ? जब अंत्यम पर निर्भरता खत्म हो गई, तो क्या उन लोगों की मूर्ति पूजा वापस स्थापित हुई? सोना बोली, कोलार का इरिट्रिया पर एक छत्र शासन स्थापित होने में और थाइजर का मर्कल, मिलांज और ज़ोर के लोगों से मिलने में तकरीबन 150 वर्ष लग गए थे। इतने समय में कोलार ने बहुत पैसा कमाया और इरिट्रिया के फ्लैशी ने भी खूब पैसा बनाया। इरिट्रिया पर बॉफ ही एकमात्र धर्म बन गया था, क्योंकि अंत्यम या ब्लैकस्टोन का कोई भी और उपयोग कोलार नहीं होने देता था। इसलिए जब बाद में कोलार की कंपनी डूब गई, तब तक बॉफ ने अपने कदम मजबूती से रख लिए थे और मूर्ति पूजा तकरीबन समाप्त हो गई थी। समझ गया। परंतु इन सब का नोकोविच से क्या संबंध? संबंध है धर्मा। नोकोविच चुपचाप ये सारी घटनाक्रम देख रहा था और अपने ही किसी प्रयोग में लगा हुआ था। उसकी कंपनी आईविश की नहीं, अभी तो फ्रान गैलेक्सी की एक नामी स्पेस कंपनी थी। हालांकि कोलार की मेजो कॉर्पोरेशन जितनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। जहां सभी मिलांज और मर्कल और ज़ोर के लोग थाइजर की अनुकंपा से निफ्टी और बीमिंग तकनीक से बने उपकरण बना रहे थे, नोकोविच किसी अन्य खोज में ही लगा हुआ था। इन वर्षों में सब रॉल्फ की मौत को भूल गए थे। ज़ोर के लोग भी इरिट्रिया को भूल चुके थे। थाइजर ने अनेकों ऐसे मैथमेटिकल मॉडल बता दिए थे जिसने प्रकाश गति से हजारों गुना तेज स्पेसशिप बनाना आसान हो गया था।
अनेकों मिलांज, मर्कल और जौर के भी कई लोग और कंपनियां अब ऐसे स्पेसशिप बनाने की सोचने लगे थे। परंतु नोकोविद अपनी ही धुन पर सवार था। उसे थाइजर की इंफॉर्मेशन में नहीं, बल्कि किसी और ही चीज की खोज थी, जिसकी खोज थाइजर ने भी नहीं की थी। नोकोविद इतना इंटेलिजेंट था कि वो थाइजर जैसे अति विकसित प्रजाति को भी टक्कर दे सकता था। तो नोकोविद उस चीज को ढूंढ रहा था जिसका पता थाइजर को भी नहीं था। हाँ धर्मा, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। आज से 115 वर्ष पहले क्या हुआ था। नोकोविद एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो एक बहुत घातक हथियार क्विड बनाने के लिए अनेकों प्रयास कर रहा था। सोना धर्मा को भूतकाल की घटनाएं ऐसे दिखा रही थी जैसे वो कोई मूवी देख रहा हो। सारी घटनाएं उसके सामने ही घट रही थी। ये लेडी तारा के द्वारा दिखाए जाने वाले विजन से भी काफी एडवांस तरीका था, क्योंकि इसमें धर्मा वो ही देख रहा था जो असलियत में घटा था। धर्मा ने देखा नोकोविद ने एक अत्याधुनिक स्पेस सूट पहना हुआ था और अंतरिक्ष में यहाँ वहां फ्री फ्लोट करते हुए प्रयोग कर रहा था। उसने कुछ बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए और उसको एक बहुत अनोखी चीज मिल गई थी, क्वांटियम। नोकोविद ने अपने असिस्टेंट से पूछा, सब कुछ तैयार है? नोकोविद एक बहुत ही विशाल आर्टिफिशियल स्पेस सिटी में बैठा हुआ था और आर्टिफिशियल स्क्रीनलेस डिस्प्ले पर देख रहा था और अनेकों समीकरणों को उसने एक बार फिर से क्रॉस चेक किया। आज नोकोविद बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। जी, सुपर स्पेस वे तैयार है और हमारा एलियन शिप भी तैयार है। बस आपके आदेश का इंतजार है। असिस्टेंट भी नोकोविद के साथ उस कृत्रिम स्पेस सिटी में थी। उसकी असिस्टेंट नोकोविद के साथ बहुत समय से थी और उसे पता था कि नोकोविद के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन था। नोकोविद ने अपना सब कुछ इस प्रयोग के लिए न्योछावर कर दिया था। उसके अनेकों रोबोट ने बहुत बड़ा स्पेसशिप बना लिया था और वो स्पेसशिप इस वक्त अंतरिक्ष में फ्लोट कर रहा था। नोकोविद ने एक सुपर स्पेसवे भी बनाया था, एक ऐसा रास्ता जिस पर यह स्पेसशिप चलेगा और जनक 290 जैसे निफ्टी को तकनीक के मामले में बहुत ही पीछे छोड़ देगा। थाइजर के मैथमेटिकल मॉडल्स के आधार पर मात्र निफ्टी ही बन पाया था जो प्रकाश गति से 7500 गुना तक चल सकता था। परंतु यदि ये प्रयोग सफल हो गया तो एलियन शिप निफ्टी से कई गुना तेज चल सकेगा। वो सुपर स्पेसवे एक बहुत लंबा प्रकाशित रश्मि का कुंतल जाल था। ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष में किसी ने प्रकाश की एक लंबी रस्सी छोड़ रखी हो। नोकोविद ने जौर प्लैनेट से लेकर इरिट्रिया तक ये जाल बिछाया था और उसने इसमें बहुत ही ज्यादा पैसा और संसाधन लगा दिया था। नोकोविद ने बहुत ही बड़ा कर्ज लिया हुआ था। उसका ये एक्सपेरिमेंट यदि सफल नहीं होगा तो वो कर्ज में डूबकर ही मर जाएगा। नोकोविद ने एक बार फिर से सभी समीकरणों को जल्दी जल्दी रीरन किया और अपनी असिस्टेंट को आदेश दे दिया, स्पेसशिप को लॉन्च कर दो। असिस्टेंट ने कमांड दिया और जल्दी नोकोविद द्वारा बनाया गया स्पेसशिप जौर से इरिट्रिया तक बिछाए हुए उन महारश्मि के कुंतल जाल में बहुत ही तेज गति से गतिमान हो गया। नोकोविद और उसकी असिस्टेंट अपनी स्पेस सिटी में बैठकर सब कुछ देख रहे थे। वो स्पेसशिप बहुत तेज गति से संवेग पकड़ता हुआ कुछ ही देर में प्रकाश गति को पार कर गया। नोकोविद के आश्चर्य और विस्मय की सीमा ही नहीं रही जब उसने देखा कि एलियन शिप ने निफ्टी के 7500 गुना प्रकाश गति को पीछे छोड़ दिया। एलियन शिप हर बीतते पल के साथ अत्यधिक गतिमान हो रहा था और देखते ही देखते उसने अपनी उच्चतम गति हासिल कर ली थी, प्रकाश गति से कई लाख गुना तेज। एक ऐसा करिश्मा जो किसी ने भी नहीं करके दिखाया था। उस शिप ने अपने आप को स्थिर किया और फिर धीरे धीरे अपनी गति कम की ताकि वो इरिट्रिया पर पहुंच जाए और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में वो एलियन शिप इरिट्रिया के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया।
और उस रश्मि के जाल से बाहर आ गया। नोकोविद ने वो करिश्मा कर दिखाया जो थाइजर भी नहीं कर पाए थे। उस स्पेसशिप ने अभी तक का सबसे तेज सफर तय किया था। एक ऐसा कारनामा जो ना कभी सुना गया था, ना कभी देखा गया था। मात्र कुछ ही घंटों में जोर से इरिट्रिया की दूरी तय कर ली गई थी। 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी, जिसे तय करने में जनक 290 जैसे निफ्टी को 48 दिन लगते थे और फटल शिप्स को 10 वर्ष, उसको एनियन शिप ने कुछ ही घंटों में तय कर लिया था। ये वही दूरी थी जिसको यूको वर्म होल से पार करने में भी जैसन को 100 वर्ष से अधिक का समय लग गया था। कोलार के फटल शिप को भी यूको वर्म होल का प्रयोग करने के बावजूद 100 दिन का समय लगा था। नोकोविद ने वो दूरी बिना किसी वर्म होल की सहायता से कुछ ही घंटों में तय कर ली थी। नोकोविद अब इरिट्रिया पर विजय के अपने सपने के बहुत करीब था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था और उसके सामने उसके पिता रॉल्फ का चेहरा आ गया था। मैंने बस एक गलती की, मैं इरिट्रिया हार गया। रॉल्फ के वो शब्द बार बार उसके सामने आ रहे थे। नोकोविद की असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा खुश थी। कोई भी आज तक ऐसा करिश्मा नहीं कर पाया था, ना ही फ्रान गैलेक्सी के सबसे होशियार माने जाने वाले मिलांज, ना ही कोलार्क और फैलानी जैसे सबसे बुद्धिमान मर्कल, और ना ही महान थाइजर। कोई भी इतनी तेज यात्रा करने के कारनामे को अंजाम नहीं दे पाया था। नोकोविद के ज्ञान के कद के सामने वो सब बोने थे। नोकोविद बहुत ही ज्यादा कुशाग्र और बुद्धिमान था। उसकी असिस्टेंट उसके पास आई और उसे हक करते हुए बोली, सर, आपने कर दिखाया। आखिरकार क्वांटियम का पता कोई नहीं लगा पाया था, पर आपने लगा लिया और आपने जोर से इरिट्रिया की दूरी कुछ घंटों में ही पार कर ली। नोकोविद के सामने अपने पिता को दी जाने वाली सजाए मौत आ गई। रॉल्फ के वो आखिरी शब्द, मैंने सिर्फ एक गलती की, मैं इरिट्रिया हार गया। नोकोविद जब जब अपने पिता के वो शब्द सुनता था तो उसे एक अजीब सी बेचैनी हो जाती थी। उसने अपने पिता के लिए इरिट्रिया को जीतना ही था। असिस्टेंट ने नोकोविद को झंझोरते हुए पूछा, सर, क्या हुआ? किस सोच में है? आपने वो करिश्मा कर दिखाया है जो फ्रान गैलेक्सी में कोई नहीं कर सकता। हम इसको बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। नोकोविद बोला, नहीं, मुझे इसको बेचना नहीं है। तुम बस मेरे आईविश से चुनाव की तैयारी करो। असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आया। नोकोविद के ऊपर इतना कर्जा है, फिर भी वो अपनी इतनी बड़ी सफलता से पैसे नहीं कमाना चाहता था, बल्कि चुनाव लड़ना चाहता है। क्या ये एक्सपेरिमेंट करते करते नोकोविद अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है? असिस्टेंट सोच में पड़ गई थी। नोकोविद ने असिस्टेंट को घूरा। असिस्टेंट बहुत समय से नोकोविद के साथ थी और वो उसकी रग रग से वाकिफ थी। असिस्टेंट ने आगे कुछ नहीं पूछा। सबको पता था कि नोकोविद से कोई भी कुछ पूछ नहीं सकता था। कुछ ही दिनों में असिस्टेंट ने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी थी। नोकोविद आईविश से चुनाव में खड़ा हुआ। नोकोविद आईविश में अपनी कंपनी के मुख्यालय में बैठा हुआ था जब उसकी असिस्टेंट उसके पास आई और बोली, सर, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। आपका आईविश के गवर्नर एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का चुनाव बस 1 वर्ष में ही है। असिस्टेंट ने सारे फॉर्म इत्यादि स्क्रीनलेस डिस्प्ले पर नोकोविद को दिखा दिए और वो बोली, बस एक बात समझ नहीं आ रही सर, आप ये चुनाव जीतेंगे कैसे? नोकोविद ने असिस्टेंट को घूरा। वो थोड़ी डर सी गई थी और तब नोकोविद चलकर उसके पास आया और उसे धीरे से हग करते हुए बहुत ही मृदु स्वर में बोला, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ मेरे पिता हैं। असिस्टेंट ने नोकोविद को कस के गले लगा लिया और बोली, सर, आप बहुत कर्जे में हैं और हमने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। क्या ये चुनाव जरूरी है? नोकोविद को पता था कि उसकी असिस्टेंट उसका भला चाहती थी। वो बहुत समय से नोकोविद के साथ थी और नोकोविद को उस पर बहुत नाज था।
एलियन शिप की सफलता में जितना हाथ नोकोविक का था, उतना ही उसकी असिस्टेंट का भी था। इसलिए उसकी असिस्टेंट नोकोविक को बहुत प्रिय थी। नोकोविक ने अपनी असिस्टेंट के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही कोमल स्वर में बोला, हम पैसा भी कमाएंगे और हम सत्ता भी हासिल करेंगे। तुम्हें मुझ पर विश्वास है? असिस्टेंट ने नोकोविक की आंखों में एक अलग ही चमक देख ली थी। उसे पता था कि नोकोविक जो चाहता है हासिल कर लेता है। उसने उसे जोर से हक किया और बोला, सर, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। नोकोविक ने चुनाव प्रचार चालू कर दिया और आइविश के उसके प्रतिद्वंदियों को पता ही नहीं चला कि कब रॉल्फ का बेटा उनका इतना धुर विरोधी बन जाएगा। आइविश में इतने सालों बाद भी रॉल्फ की छवि धूमिल नहीं हुई थी। नोकोविक को रॉल्फ का बेटा होने का पूरा फायदा मिला। वो आइविश का चुनाव बहुत ही आसानी से जीत गया था। ये था रॉल्फ का आइविश पर नियंत्रण। उसकी मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी उसके बेटे को रॉल्फ के नाम पर ही वोट मिल गए थे। नोकोविक ने अपने असिस्टेंट को सही बोला था। उसके साथ उसके पिता थे और उसी पिता का बदला अब नोकोविक को मर्कल और इरिट्रिया से लेना था। उस क्रूर कोलार्क ने, कॉन्ताना ने और मूर्ख जैसन ने जो पाप किए थे, उसकी सजा मर्कल और इरिट्रिया दोनों भुगतेंगे। सोना ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। कुछ दिनों में नोकोविक ने ज़ोर के सुप्रीम कमांडर के चुनाव के लिए आवेदन भर दिया था। नोकोविक आइविश के गवर्नर हाउस में बैठा था और उसके साथ उसकी परम सहयोगी उसकी असिस्टेंट थी। असिस्टेंट ने नोकोविक को बोला, सुप्रीम कमांडर का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। वहां एक से एक धुरंधर बैठे हैं। उनके पास मेरे जितने पैसे और मर्कल जैसा समर्थक नहीं है। नोकोविक शांत रहते हुए बोला। वो किसी पेचीदा राजनीतिक चर्चा पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए था। आपके पास पैसे कहां से आए और मर्कल आपको समर्थन क्यों करेगा? असिस्टेंट ने आश्चर्यचकित होकर बोला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नोकोविक क्या योजना बना रहा था। मैंने मर्कल से एक गुप्त संधि कर ली है। यदि वो मुझे पैसे दे तो मैं उन्हें क्वांटियम के बारे में बता दूंगा, परंतु चुनाव जीतने के बाद इन पैसों से मैं चुनाव जीतूंगा। असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नोकोविक को जब उसने कहा था कि हम क्वांटियम शिप को बेचकर अमीर बन सकते हैं, तब उसने मना कर दिया था। अब वो कह रहा है कि उसने मर्कल से संधि कर ली है। परंतु जो असिस्टेंट को नहीं पता था, वो ये था कि नोकोविक का कोई इरादा था ही नहीं क्वांटियम शिप्स किसी को भी देने का। उसने सिर्फ झूठ बोला था। मर्कल से झूठ उसे महंगा भी पड़ सकता था। मर्कल ने आसानी से कॉन्ताना को हरा दिया था। हालांकि अब समय बदल गया था। कॉन्ताना ज़ोर का बीता हुआ कल था और नोकोविक आने वाला। नोकोविक के पास बहुत सारे पैसे थे और मर्कल का समर्थन भी। उसके विरोधियों के पास दोनों ही नहीं था। नोकोविक ने क्वांटियम बनाकर ये साबित कर दिया था कि ज़ोर के इक्रीमिया प्रजाति के लोग मिलांज और मर्कल से कम नहीं थे। नोकोविक की अच्छी छवि उसका क्वांटियम स्पेसशिप बनाकर ये दिखा देना कि ज़ोर के लोग मरकर और मिलान से कम नहीं, चुनाव प्रचार में बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा था। यहाँ तक कि कुछ लोग तो नोकोविक की क्वांटियम स्पेसशिप को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे कि वो थाइजर को चुनौती दे रहे थे कि वो नोकोविक से तेज स्पेसशिप बनाकर दिखाएं। नोकोविक ने मर्कल द्वारा दी गई बहुत ही भारी रकम से बड़ी मीडिया एजेंसीज, पीआर फर्म्स आदि का उपयोग किया और अपने विरोधियों के खिलाफ अच्छा सा कैंपेन स्थापित कर दिया। उसके विरोधियों की सारी काली करतूतें नोकोविक की मीडिया एजेंसीज और पीआर फर्म्स ढूंढ ढूंढ कर ला रही थी, जबकि उसके विरोधी सिर्फ यही राग अलाप रहे थे कि नोकोविक रॉल्फ का बेटा था। नोकोविक के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसे चुनावी मुद्दा बनाया जा सके। जहां तक रॉल्फ का सवाल था, इतने सालों में लोग रॉल्फ के कुकृत्यों को भूल गए थे। वो भूल गए थे कि क्रूर रॉल्फ ने नडाल शहर को न्यूक्लियर बम से उड़ा दिया था। लोगों की मेमोरी बहुत कमजोर होती है। अब उनको दिख रहा था तो सिर्फ नोकोविक का वो करिश्मा
जो ज़ौर के किसी भी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया था। ज़ौर के लोगों का सर फ़क्र से ऊपर हो जाता था जब वो बोलते थे कि कोलार्क, फैलानी आदि मर्कल और मिलांज कोई भी नोकोविद की बुद्धिमत्ता के आगे कुछ भी नहीं थे। जनक 290 जैसे निफ्टी स्पेसशिप थाइजर की अनुकंपा से बने हैं, परंतु नोकोविद ने अपने दम पर इतनी तेज एलियन शिप बनाए जो कुछ मिनटों में ही महाविशाल दूरी तय कर लेते हैं। नोकोविद भी बिना अपने किसी राजनीतिक विरोधी पर कोई कीचड़ उछाले चुपचाप अपनी क्वांटम स्पेसशिप के बारे में लोगों को बताता रहा कि कैसे उन स्पेसशिप से फ्रान गैलेक्सी में कहीं भी कुछ घंटों में ही आ जा सकते हैं। नोकोविद ने बोमिनी नामक अपनी स्पेसशिप का डेमो भी पेश किया। बोमिनी नोकोविद के बेल्ट के बक्कल जितना छोटा हो जाता था और नोकोविद का मानसिक संदेश पाते ही विशालकाय स्पेसशिप में बदल जाता था। नोकोविद उस स्पेसशिप में बैठकर पूरे 409 ग्रह गया और वहां के लोगों और चुनिंदा प्रतिनिधियों से खुद को सुप्रीम कमांडर बनाने की अपील की। नोकोविद ने ज़ौर के लोगों के साथ एक अलग सा ही जुड़ाव बना लिया था। मतलब नोकोविद लोगों में लोकप्रिय है? मुझे तो लेडी तारा ने बताया था कि वो एक क्रूर शासक है। धर्मा बीच में बोला, वो एक क्यूब में सोना जिसने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया हुआ था उसके साथ बैठकर भूतकाल के सफर पर निकला हुआ था। वो सारी घटनाएं अपनी नजरों से देख रहा था। धर्मा, मैं तुम्हें जो भूतकाल में घटित हुआ वो दिखा रही हूँ। अब किसने क्या बताया, क्या सच है और क्या झूठ, ये सब का फैसला तुम्हें खुद करना है। सोना ने कुछ फास्ट फॉरवर्ड किया और आगे की घटना दिखाने लगी। धर्मा को ऐसा ही लग रहा था कि वो एक मूवी देख रहा था, जबकि वो भूतकाल में हुई सच्ची घटनाएं देख रहा था। सोना की ताकत वास्तव में बेमिसाल थी। नोकोविद की अच्छी छवि, मर्कल का पैसा और नोकोविद की जी तोड़ मेहनत रंग लाई और नोकोविद ने ज़ौर साम्राज्य के सुप्रीम कमांडर का चुनाव जीत लिया था। वो 100 वर्षों के लिए ज़ौर का सुप्रीम कमांडर बन गया। धर्मा ने फिर बीच में बोला, और उसने पहला काम किया, इरिट्रिया पर हमला। आप मुझे सीधे ही नोकोविद द्वारा इरिट्रिया पर हमले की घटना दिखा दो। तुम तो बहुत ही उतावले हो धर्मा, सोना बोली और धर्मा को आगे की घटना दिखाने लगी। सोना ने कुछ फास्ट फॉरवर्ड किया और धर्मा को दिखा नोकोविद अपने कुछ सहयोगियों के साथ ज़ौर ग्रह के सुप्रीम कमांडर के दफ्तर में अपने बड़े विशालकाय चैम्बर में बैठा हुआ था। ये है नोकोविद की वॉर काउंसिल, सोना बोली। धर्मा ने देखा नोकोविद एक बड़ी कुर्सी पर हवा में तकरीबन 200 फीट ऊंचा उठा हुआ था और बाकी लोग नीचे अपनी अपनी कुर्सियों और स्थानों पर बैठे थे। सभी को शारीरिक रूप से वहां उपस्थित होने का आदेश नोकोविद ने दिया हुआ था। हालांकि सब लोग मानसिक रूप से ही वो मीटिंग कर रहे थे। सब लोगों के मानस रूप एक दूसरे से बात कर रहे थे। धर्मा को ये दृश्य देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। R7, तुम इरिट्रिया पर हमला करोगे और उसे ज़ौर का 410वां ग्रह घोषित कर दोगे, नोकोविद ने गंभीर स्वर में बोला। जी सर। R7 एडमिरल के जैसे ही एक रोबोट था, परंतु वो दिखने में रॉल्फ के जैसा दिखता था। नोकोविद ने R7 खुद बनाया था और R7 उतना ही बुद्धिमान और कुशाग्र था जितना कि नोकोविद। लोग कहते थे कि R7 नोकोविद के लिए सबसे खास था। परंतु सर, हमें टाइमेक्स को बताना पड़ेगा, नोकोविद का संचार मंत्री अनायास ही बोला। वो वृद्ध था और बहुत समय से नोकोविद की पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि उसकी शारीरिक बनावट से वो मध्यम आयु का व्यक्ति ही प्रतीत हो रहा था। नोकोविद की वॉर काउंसिल के अधिकतर सदस्य इक्रीमिया लोग ही थे। धर्मा को समझ आ गया था कि नोकोविद भी रॉल्फ और कॉन्ताना की भांति इक्रीमिया के लोगों को ही प्राथमिकता देता था। संचार मंत्री ने आगे बोला, आपको पता है, थाइजर, मर्कल और ज़ौर की संधि के अनुसार अब ऐसे फैसले जिससे फ्रान गैलेक्सी पर असर पड़े वो टाइमेक्स में ही मंजूर होंगे।
तुम लोग कम पढ़े लिखे हो क्या? नुकोविच चीखा। संचार मंत्री सकपका गया। ज़ोर ने कितने ही सालों पहले, जब रॉल्फ सुप्रीम कमांडर थे, तब ये प्रस्ताव पारित कर दिया था कि अंतियम के भंडार वाला ग्रह इरिट्रिया ज़ोर का हिस्सा होगा। नुकोविच ने कठोर स्वर में कहा। सब लोग भौचक्के रह गए। ये कब हुआ था? कौंताना जब भेद खोल रहा था कि कैसे रॉल्फ इरिट्रिया हार गया, तब ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि वो अजय सेना जो इरिट्रिया पर रह गई थी, ज़ोर की सेना है और ज़ोर का ही प्रतिनिधित्व कर रही है, किसी कोलार का नहीं। नोकोविच ने अपना एकालाप जारी रखा था। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि नोकोविच को इतनी महीन बातें भी पता थी। उसने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। उस गवर्निंग काउंसिल ने, जिसने रॉल्फ पर मुकदमा चलाने का हुक्म दिया था, उस काउंसिल ने यह भी घोषित किया था कि जैसन भले ही रॉल्फ के कहने पर इरिट्रिया गया हो, परंतु जो अजय सेना वहां गई थी वो ज़ोर की ही थी और ज़ोर का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसीलिए यदि इरिट्रिया पर ज़ोर की अजय सेना का आधिपत्य था, तो वो ग्रह ज़ोर साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में था। यदि ऐसी घोषणा न होती, तो लोगों में अजय सेना पर से विश्वास उठ जाता कि वो सेना स्वार्थी है और अपने खुद के हित में काम कर रही है और कोलार्क जैसे ज़ोर के दुश्मनों से पैसे ले रही थी। उन सैनिकों की इज्जत रखने के लिए उस गवर्निंग काउंसिल ने एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया था। हर कोई इतने वर्षों के पहले के पारित प्रस्ताव के बारे में भूल ही गया था, परंतु नुकोविच उस प्रस्ताव को इस प्रकार पेश करेगा कि ज़ोर की गवर्निंग काउंसिल ने अजय सेना का इरिट्रिया पर आधिपत्य माना और इरिट्रिया इसलिए ज़ोर साम्राज्य का हिस्सा था। ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नुकोविच एक बहुत ही कुटिल व्यक्ति था। नुकोविच ने R7 की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? जी सर। सभा समाप्त हो गई। नुकोविच की सभा में सिवाय उसके कोई नहीं बोलता था। नुकोविच रॉल्फ से भी ज्यादा क्रूर था। धर्मा ने देखा सब लोगों के मानस रूप एक एक करके गायब हो रहे थे। वो लोग अपने स्थानों से उठे और जाने लगे। नुकोविच उस उड़ती हुई विशाल कुर्सी पर ही विराजमान रहा और उसके सामने उड़ता हुआ R7 खड़ा हुआ था। नुकोविच के पिता के जैसा दिखने वाला R7 नुकोविच से अलग से अनुदेश ले रहा था। वैसे R7 को नुकोविच से कुछ अनुदेश लेने की जरूरत नहीं थी। वो एकदम वैसे ही सोचता या करता था जैसा नुकोविच करता था। बस R7 सूर्य की ऊर्जा से चलने वाला एक आधुनिक रोबोट था। वो हार्ड मास का बना हुआ नहीं था, वरना वो रॉल्फ का क्लोन कहलाता। नुकोविच R7 से कुछ बातें कर ही रहा था कि तभी नुकोविच को मर्गल के प्रतिनिधि का सिक्योर कॉल आया। नुकोविच ने वो कॉल उत्तर किया और उसके सामने एक संपूर्ण स्पर्शनीय आकृति उभर कर आ गई। वो आकृति भी हवा में उड़ रही थी, क्योंकि नुकोविच अपनी लाउंज सोफे कुर्सी पर बैठकर हवा में उड़ रहा था। मर्गल के उस प्रतिनिधि ने नुकोविच से कहा, तुम अपना वादा कब पूरा करोगे? नुकोविच को मर्गल से सख्त चिढ़ थी और उस स्वर्णिम व्यक्ति की शक्ल उसे बहुत ही घिनौनी लग रही थी, परंतु नुकोविच ने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए कहा, बहुत जल्द। मैंने R7 को इरिट्रिया फौज के साथ भेजने का प्रबंध किया है। आपको मेरे एलियन शिप का डेमो भी मिल जाएगा और फिर मैं आपको वो तकनीक दे दूंगा। नुकोविच, तुम जानते हो कि मर्कल से दुश्मनी के कारण वर्षों पहले कौंताना का क्या हाल हुआ था? प्रतिनिधि ने खूंखार स्वर में बोला। नुकोविच का खून खौल गया, परंतु उसने अपने पर काबू रखते हुए अपनी बात को फिर से दोहराया। बिल्कुल, मैं मर्कल से दुश्मनी क्यों चाहूंगा? मैंने इरिट्रिया पर फौज भेजी है और मेरी ये फौज इसी क्वांटियम से बने सुपर स्पेसवे का इस्तेमाल करने वाली है। आपको डेमो भी मिल जाएगा कि कैसे बहुत बड़ी फौज भी इस सुपर स्पेसवे से कुछ घंटों में 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर सकती है। इससे आपको भी ये तकनीक समझने में मदद मिलेगी। आपने अब तक इसका ऐसा कोई डेमो नहीं देखा है जहां इतनी बड़ी फौज और अनेकों स्पेसशिप जा रहे हों। ठीक है, परंतु इस डेमो के बाद हमें ये तकनीक ट्रांसफर कर दो। प्रतिनिधि गुर्राया। नुकोविच ने कनेक्शन काट दिया।
धर्मा को समझ आ गया था कि नोकोविद का मर्कल को ये तकनीक देने का इरादा नहीं था। क्या नोकोविद इतना बड़ा खतरा उठाने को तैयार था? मर्कल से सीधे युद्ध? R7 कुछ ही देर में बहुत बड़ी अजय सेना लेकर इरिट्रिया पहुंच गया। इरिट्रिया पर मेजो कॉर्पोरेशन का राज था। हालांकि पिछले कई वर्षों से ये घाटे में चल रही थी। कोलार का अंत बुरा हुआ था। उसने खुदकुशी कर ली थी। अब जोश का पोता इरिट्रिया का राजा था। इरिट्रिया में चुनाव नहीं होते थे। फ्लैशी राजा अपना उत्तराधिकारी खुद चुनता था। हालांकि फ्लैशी लोग, जो अब इरिट्रिया के सबसे रसूखदार लोग थे, पहले के मुकाबले साधारण जीवन ही बिता रहे थे। एंजेलियन लोग फ्लैशी लोगों के असिस्टेंट ही थे और सेंटरोस तकरीबन विलुप्त हो गए थे। एकियान भी समुद्र के नीचे एक अति साधारण जीवन बिताने पर मजबूर थे। उनके साथ तो फ्लैशी लोगों ने और भी बुरा किया था। फ्लैशी व्यापारी उनको पकड़कर जौर और मर्कल साम्राज्यों में उन्हें एक अनोखी मछली के रूप में बेच दिया करते थे। R7 की सेना को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई इरिट्रिया को जीतने में। किसी भी फ्लैशी सैनिक में हिम्मत नहीं थी कि वो अजय सेना का मुकाबला करे। वो अजय सैनिक और मैकाबर जो जैसन के समय से इरिट्रिया में थे, वो भी अब इन सैकड़ों वर्षों में अपनी कला भूल चुके थे। वो केवल इरिट्रिया के गरीब लोगों को ही परेशान करने लायक बचे थे। R7 की जीत के बाद तुरंत ही नोकोविद इरिट्रिया पर आ गया। उसने घोषणा कर दी कि अब से इरिट्रिया पर चुनाव होंगे और चुनाव में जीता हुआ व्यक्ति ही 100 वर्ष के लिए प्रधान होगा। नोकोविद ने इकियान और सेंटोरस के लिए विशेष घोषणा की। उसने उन दोनों प्रजातियों को अपनी अजय सेना में शामिल किया और उन्हें सम्मानित किया। उसने मूर्ति पूजा स्थापित की और अनेकों मंदिर बनाए। जो लोग भी छुप छुप कर मूर्ति पूजा कर रहे थे, उन लोगों को अब खुलेआम मूर्ति पूजा करने की छूट मिल गई थी। हालांकि अब उन लोगों की संख्या बहुत कम बची थी। बौफ के प्रचार प्रसार पर नोकोविद ने रोक लगा दी। वैसे वो हर प्रकार के धार्मिक प्रचार के खिलाफ था और चाहता था कि लोग वैज्ञानिक सोच और स्वभाव रखें। नोकोविद ने बौफ को निषेध कर दिया। इरिट्रिया के कई लोगों को इसमें बहुत आपत्ति हुई। हालांकि नोकोविद ने यह घोषणा की कि ये सारे फैसले इरिट्रिया का चुना हुआ प्रधान ही करेगा। नोकोविद का फैसला केवल उस समय तक था जब तक चुना हुआ प्रधान नहीं आ जाता। जहां कहीं भी जौर साम्राज्य में इकियान या एंजेलन को तमाशबीन के रूप में रखा गया था, नोकोविद ने उनको वहां से छुड़ा लिया। इकियान और एंजल को यकीन ही नहीं हुआ कि जौर का सुप्रीम कमांडर आकर उनके लिए लड़ेगा, उन्हें उन तुच्छ फ्लैशी लोगों से बचाएगा जिनको हमेशा से ही इरिट्रिया पर एक कमजोर और कायर प्रजाति माना जाता था। नोकोविद को इकियान और एंजेलन लोग अपना हीरो मानने लगे थे। नोकोविद के आक्रमण से फ्लैशी को छोड़कर इरिट्रिया के सभी लोग बेहद खुश थे। नोकोविद ने उन लोगों को कोलार के द्वारा स्थापित अति क्रूर शासन से आजादी दिलाई थी। इरिट्रिया में चुनाव हुआ और एक एंजेलन नेता ने फ्लैशी के नेता को हराकर चुनाव जीत लिया। फ्लैशी ताकतवर और रसूखदार तो हो गए थे, परंतु उनकी संख्या बहुत कम थी। इरिट्रिया पर अब भी सबसे ज्यादा एंजेलन लोग ही थे। नोकोविद ने उसे इरिट्रिया का गवर्नर घोषित कर दिया था। नोकोविद ने यह भी ऐलान कर दिया था कि नोकोविद खुद अधिकतर समय इरिट्रिया में बिताएगा, जब तक इरिट्रिया के सभी लोगों को सही इंसाफ नहीं मिल जाता और प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करने लग जाता। धर्मा को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। मुझे तो बताया गया था कि इरिट्रिया नोकोविद के क्रूर चंगुल में है और मुझे उसे छुड़ाना है, परंतु यहाँ तो चुनाव हो रहे हैं और एंजेलन गवर्नर है। धर्मा ने विस्मय से बोला, मैं तुम्हें केवल भूतकाल दिखा सकती हूँ, मतलब तुम्हें खुद ढूंढने हैं। ठीक है, धर्मा ने सर हिलाया। सोना ने आगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया। मर्कल का प्रतिनिधि इरिट्रिया में नोकोविद के सामने खड़ा था। वो अत्यधिक गुस्से में था। काफी दिन हो गए थे, परंतु नोकोविद क्वांटियम शिप की तकनीक हस्तांतरित नहीं कर रहा था। नोकोविद, तुम्हें इरिट्रिया आए 10 दिन हो चुके हैं और तुम वापस जौर जाने के बदले यहाँ इरिट्रिया का प्रशासन संभालने में लगे हो।
हमारी संधि का क्या हुआ? प्रतिनिधि बहुत ही खूंखार स्वर में बोला। वो इस वक्त नोकोविद के सामने व्यक्तिगत रूप से खड़ा था। कोई आकृति नहीं थी। नोकोविद उसका फोन आजकल उठा नहीं रहा था। हमारी संधि तो एक छलावा थी। नोकोविद खूंखार स्वर में हंसते हुए बोला। मैं टाइमिक्स में तुम्हारी शिकायत कर सकता हूं, या और बुरा, जौर को मर्कल का गुलाम बना सकता हूं। कौंताना को भूल गए तुम? प्रतिनिधि बहुत गुस्से में बोला। उसकी एक एक नस फूल रही थी जब वो मानसिक संदेश दे रहा था। उसकी स्वर्णिम त्वचा गुस्से से और भी ज्यादा पीली दिख रही थी। मूर्ख मर्कल, मैं हूं नोकोविद। नोकोविद का स्वर और भी ज्यादा खुकार हो गया। कौंताना तो मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। यदि वो आज जिंदा होता तो मेरे पिता को धोखा देने के लिए मैं उसे बहुत बुरी मौत देता। मर्कल प्रतिनिधि नोकोविद के विशाल चैम्बर से उठकर जाने लगा। उस क्लाउड बिल्डिंग में वो राजकीय अतिथि था। वो जाते जाते बोला, नोकोविद, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। नोकोविद ने उस प्रतिनिधि को इशारे से रोका और बोला, मर्कल से मेरा बदला अभी पूरा हुआ नहीं है। मेरा इरादा कभी तुम्हें ये तकनीक देने का था ही नहीं। तुम उसका अंजाम देखोगे। वो स्वर्णिम व्यक्ति गुस्से में बोला। वो बस गेट से बाहर जाने वाला ही था कि नोकोविद ने उससे कहा, मैं नहीं, तुम देखोगे कैसे मर्कल की फौज की हिम्मत भी नहीं होगी मेरे क्षेत्र में घुसने की। प्रतिनिधि को कुछ समझ नहीं आया। वो जाने लगा। तभी नोकोविद ने अपने हाथ में छिपे ब्लास्टर से एक लेजर किरण मारकर उस प्रतिनिधि को घायल कर दिया। ये क्या कर रहे हो? राजकीय अतिथि पर हमला करना टाइमेक्स के नियमों के विरुद्ध है। थाइजर तुमको सजा देंगे। प्रतिनिधि दर्द से कराहते हुए बोला। नोकोविद क्रूरता से हंसा और धीरे धीरे उस प्रतिनिधि के पास आ गया। नोकोविद उस प्रतिनिधि से, जो कुछ 6 फुट का होगा, उसके आगे एक बड़ा विशाल दानव लग रहा था। नोकोविद ने प्रतिनिधि के सर के पास अपना सर झुकाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मेरे राजकीय अतिथि, मैं तुमको और टाइमेक्स को बता रहा हूं कि मर्कल की मेरे आगे क्या औकात है। मेरे पिता ने वादा किया था मर्कल को हराएंगे, तो वो वादा तो पूरा करना ही पड़ेगा। इससे पहले मर्कल का प्रतिनिधि कुछ कहता या करता, नोकोविद ने अपनी दोनों उंगलियां उसकी आंखों में घुसा डाली और वो स्वर्णिम त्वचा का कोमल व्यक्ति बुरी तरह से चीखने लग गया। नोकोविद ने क्रूरता भरे ढंग से उस प्रतिनिधि की आंखें फोड़ डाली थी। वो बुरी तरह से तड़प रहा था। धर्मा भी सोना द्वारा दिखाया हुआ ये दृश्य देख रहा था। इतना भयावह दृश्य देखकर धर्मा भी घबरा गया था। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम बस मर्कल के अपने आकाओं को बता देना कि वो अब से तुम्हारी तरह अंधा बनकर रहें, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा देख लिया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। नोकोविद ने उस प्रतिनिधि की आंखों में से अपनी उंगलियां निकालते हुए बोला। वो प्रतिनिधि बुरी तरह से तड़पता हुआ वहां से चला गया। उसकी आंखों से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नोकोविद को मर्कल की फौज से डर क्यों नहीं लग रहा था। मर्कल का ना सही, थाइजर से तो डरे। नोकोविद को टाइमेक्स का भी कोई डर नहीं था। सोना ने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। कुछ ही दिनों में मर्कल की फौज इरिट्रिया के सौर मंडल के बाहर तक आ गई थी। नोकोविद के साथी उसे मर्कल से युद्ध न करने की सलाह दे रहे थे, परंतु नोकोविद नहीं माना। वो बोमिनी में बैठकर खुद ही इरिट्रिया के सौर मंडल के बाहर पहुंच गया, जहां मर्कल की सेना थी। उस विशाल अंतरिक्ष में मर्कल के अनेकों विमान और स्पेसशिप थे और नोकोविद अकेला बोमिनी पर सवार उनका मुकाबला करने को तैयार था। मर्कल के कमांडर ने अपने स्पेसशिप में बैठे बैठे नोकोविद की स्पेसशिप बोमिनी में संदेश भेजा। नोकोविद, सरेंडर कर दो। तुमने संधि ना मानकर मर्कल के साथ धोखा किया है और साथ ही हमारे राजकीय प्रतिनिधि को घायल किया है। कमांडर की पूर्ण स्पर्शनीय आकृति नोकोविद के बोमिनी के अंदर थी। कमांडर अपनी मर्कल की यूनिफॉर्म में बहुत ज्यादा जच रहा था। ये वो कमांडर था
जिसकी फौज को मर्गल की क्विक आर्मी कहते थे, क्योंकि ये कोई भी युद्ध बहुत ही जल्दी खत्म कर देते थे। आज भी वो ही होने वाला था, बस परिणाम मर्कल की कल्पना से परे था। तुम मूर्ख मर्कल लोगों को मैंने तुम्हारी उस निकम्मे प्रतिनिधि की आंखें फोड़कर समझाने की कोशिश की थी कि नजरें बंद करके रहोगे तो जिंदा रहोगे। फिर भी तुम इतनी बड़ी फौज और इतनी सारी स्पेसशिप, इतने सारे मर्कल के लोग और इतने सारे हथियार लेकर आ गए। कितना नुकसान करोगे मर्कल का तुम मूर्ख लोग? नुकोविद ने उस आकृति को घूरते हुए बोला। लगता है तू पागल हो गया है। हमारी इतनी विशाल सेना का मुकाबला करने अकेले आया है? तुझे क्या लगता है कि तुझे तेज स्पेसशिप बनाने आते हैं तो तू हथियार भी हमसे ताकतवर बना लेगा? कमांडर बोला, और उसकी वो आकृति नोकोविद के कंधे पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगी। मूर्ख, बना लेगा नहीं, बना लिया। नोकोविद ने उसका हाथ झटकते हुए बोला। कमांडर को कुछ समझ नहीं आया। इरिट्रिया प्लैनेट से तकरीबन 20 बिलियन किलोमीटर दूर इस विशाल स्पेसशिप में नोकोविद अकेला पूरी मर्कल फौज के सामने खड़ा था। नोकोविद शायद पागल हो गया है। बोल रहा है हथियार बना लिया है। कहाँ है हथियार? कमांडर ने सोचा। तभी कमांडर ने अपनी स्क्रीन पर देखा, एक बहुत छोटा सा कण नोकोविद के बोमिनी से निकला और बहुत तेजी से उसकी सेना के मध्य में आ गया। वो छोटा सा कण धीरे धीरे एक विशालकाय मशीन का रूप ले रहा था। देखते ही देखते उस मशीन ने एक बहुत ही बड़े गोले का रूप ले लिया। एक दानवाकार छिद्र, एक बहुत ही बड़ा शून्य। उस गोल चक्र का मुंह अति विशाल हो गया और धीरे धीरे वहां मौजूद स्पेस टाइम फैब्रिक को अपने अंदर निगलने लगा। कमांडर को कुछ समझ नहीं आया। नोकोविद की स्पर्शनीय आकृति जो कमांडर की स्पेसशिप में मौजूद थी, क्योंकि उसका नोकोविद से कम्युनिकेशन अभी भी कनेक्टेड था, जोर जोर से हंसी और बोली, मूर्ख कमांडर, ये हथियार है क्विड। ये स्पेस टाइम फैब्रिक को खा जाता है। एक ऐसा वैक्यूम उत्पन्न होगा, एक ऐसा शून्य जो इस पूरे स्पेस को तुम्हारी सेना सहित निगल जाएगा। तुम्हारे जितने भी स्पेसशिप है, ये सब इसमें चले जाएंगे। ऐसा समझ लो, ये क्विड एक ब्लैक होल है जो तुम सबको निगल जाएगा। कमांडर को यकीन ही नहीं हुआ, परंतु इससे पहले वो लोग संभलते, मर्कल के सारे स्पेसशिप एक एक करके उस बड़े से गोल ब्लैक होल में जाने लगे। ऐसा लगा वो विशालकाय ब्लैक होल इन सबको निगलने के लिए मुंह खोले हुए है। कमांडर ने वहां से भागने का आदेश दिया, परंतु उसके स्पेसशिप टस से मस नहीं हुए, क्योंकि क्विड ने स्पेस टाइम फैब्रिक को सक कर लिया था। अब वो सारे स्पेसशिप इस वैक्यूम में अंदर जाने के अलावा कहीं और नहीं जा सकते थे। वो स्पेसशिप्स वहीं फंसकर रह गए थे। धीरे धीरे ब्लैक होल बड़ा हो रहा था। देखते ही देखते मर्कल के तकरीबन 1000 स्पेसशिप, जिसमें अनेकों प्रकार के हथियार, रोबोट और बहुत सारे सैनिक थे, वो सब उस वैक्यूम में चले गए। धीरे धीरे ब्लैक होल अति विशालकाय हो गया। उसने पहले कुछ स्पेसशिप को निगला, फिर धीरे धीरे बाकी सभी स्पेसशिप्स को सक कर लिया। नोकोविद की असिस्टेंट, जो उसके साथ बोमिनी के अंदर थी, बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोली, रोक लीजिए सर अपने इस हथियार को, वरना यदि मेरी कैलकुलेशंस गलत नहीं है तो ये मर्कल की सेना के साथ साथ पूरे इरिट्रिया के सौर मंडल को खा जाएगा, और यदि समय रहते नहीं रोका तो पूरी गैलेक्सी को। नोकोविद मर्कल की स्पेसशिप का धीरे धीरे उस पिशाच रूपी ब्लैक होल में जाने का आनंद ले रहा था। उसको लग रहा था कि वो रॉल्फ का बदला ले रहा था। धीरे धीरे ब्लैक होल बड़ा हो रहा था और मर्कल के तकरीबन सभी स्पेसशिप को अपने अंदर समा चुका था। असिस्टेंट के घबराहट की सीमा न रही। वो बोली, प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रही हूं, ये इरिट्रिया को भी खत्म कर देगा। नोकोविद को जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी असिस्टेंट की बात जैसे ग्रहण ही नहीं कर रहा था।
उसे मर्कल के स्पेसशिप का उस ब्लैक होल में जाने का दृश्य इतना सुहावना लग रहा था कि मानो वो पागल हो गया हो। उसे सिर्फ अपने पिता का बदला नजर आ रहा था। उसने अपने पिताजी से इन मर्कल को हराने का ही वादा किया था। लीजिए, मैंने आपका वादा पूरा कर दिया। नोकोविद अपने पिता से बातें कर रहा था। उसे लगा कि उसके पिता की आत्मा जहां कहीं भी होगी, आज बहुत खुश होगी। उसने इन क्रूर और घमंडी मर्गल को बता दिया था कि रॉल्फ और रॉल्फ का बेटा क्या थे। असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नोकोविद तो पागल हो गया था। उसको समझ आ गया था कि यदि नोकोविद को कोई रोक सकता था तो वो थी उसकी सेक्रेटरी। तभी असिस्टेंट ने इरिट्रिया में प्रोफेसर बोरो की बेटी को कनेक्ट किया। नोकोविद यदि किसी की सुनता था तो वो थी प्रोफेसर बोरो की बेटी, जो कि इरिट्रिया में नोकोविद की सेक्रेटरी थी। कुछ ही समय में नोकोविद की बोमिनी में प्रोफेसर बोरो की बेटी की पूर्ण स्पर्शनीय छवि आ गई। वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उस फ्लैशी लड़की की छवि ने नोकोविद को तेजी से गले लगाया और बोला, इस हथियार को रोक दीजिए, ये इरिट्रिया का भी विनाश कर देगा। उस लड़की में जादू था। नोकोविक, जो अब तक उस क्रूर दृश्य का आनंद ले रहा था, जहां मर्कल की स्पेसशिप एक एक करके उस मौत के गोले में जा रहे थे, वहीं अब उसका ध्यान इरिट्रिया को बचाने की तरफ आकर्षित हो गया था, क्योंकि वहां उसकी प्रिय वो लड़की रहती थी, जिससे नोकोविक को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। नोकोविक का प्रोफेसर बोरो की बेटी से अलग ही प्रकार का लगाव हो चुका था। पिछले कुछ दिनों में नोकोविक को प्रोफेसर बोरो की पुत्री इतनी पसंद आ गई थी कि वो भूल गया था कि वो जॉर साम्राज्य का सुप्रीम कमांडर है और प्रोफेसर बोरो की बेटी मात्र उसकी सेक्रेटरी। नोकोविक ने तुरंत ही अपने हथियार को रोक दिया। मर्गल का कमांडर भाग्यवान था। इससे पहले कि उसका स्पेसशिप भी इस ब्लैक होल में समा जाता, नोकोविद ने क्विड को रोक दिया था। धीरे धीरे क्विड छोटा हो गया और एक कण का रूप ले लिया और नोकोविद के बेल्ट का एक छोटा सा हिस्सा बन गया। क्रूर नोकोविद किसी लड़की की बात सुनेगा, वो भी इरिट्रिया की एक फ्लैशी लड़की की? ये किसी ने भी नहीं सोचा था। परंतु नोकोविद ने उसके कहने पर अपने इतने शक्तिशाली हथियार को वापस ले लिया था। ऐसा था नोकोविद पर उस लड़की का प्रभाव। परंतु इन सब में बहुत देर हो गई थी और इस छोटे से कण ने मर्कल के तकरीबन 1500 स्पेसशिप और अनगिनत लोगों की जान ले ली थी। मर्कल ने शायद जितनी धनराशि नोकोविद को संधि के रूप में नहीं दी होगी, उससे ज्यादा तो नोकोविद के हथियार ने नष्ट कर दी थी। मर्कल का कमांडर वहां से भाग गया था। यदि प्रोफेसर बोरो की बेटी नहीं होती तो मर्कल का ये कमांडर आज जिंदा नहीं होता। नोकोविद ने दिखा दिया था कि वो क्या क्या कर सकता था। रॉल्फ का बेटा, जिसने न सिर्फ ऐसे स्पेस रास्ते बनाने सीख लिए थे जिन पर चलकर स्पेसशिप अनंत गति हासिल कर सकते हैं, परंतु नोकोविद ने एक ऐसा हथियार बना लिया था जो उसे मर्कल, जॉर, थाइजर इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना देता था। एक आदमी जो सबसे ताकतवर था, वो था नोकोविद। ऐसा था धर्मा का दुश्मन। हालांकि नोकोविद ने सही समय पर क्विड को रोक दिया था, परंतु फिर भी इस हथियार के प्रयोग से उस स्पेस में एक प्रकार का छेद हो गया था। एक ऐसा छेद जो भरा नहीं जा सकता था और जिसके कारण एक पैरेलल यूनिवर्स में जाने का रास्ता बन गया था। नोकोविद के हथियार ने न सिर्फ मर्कल की सेना को खत्म कर दिया था, परंतु इरिट्रिया के बाहर एक ऐसी टनल बना दी थी जो उनको किसी और ही दुनिया से जोड़ती थी। नोकोविक तो वास्तव में क्रूर था, धर्मा बोला। ये सब तुम्हें सोचना है। इसका मतलब है कि बोरो की बेटी को नोकोविक पसंद करता था, तो प्रोफेसर बोरो और नोकोविक में इतनी दुश्मनी कैसे हो गई? ये सब कुछ बहुत बड़ा रहस्य है। देखो, मैंने वादा किया था तुम्हें इरिट्रिया और जॉर का दूसरा युद्ध दिखा दूंगी और वो मैंने पूरा किया। अब मैं जा रही हूं। परंतु
ये तो बहुत ही अधूरी कहानी है। आप मुझे पूरा तो बताइए। नहीं, बाकी कहानी सन ऑफ गॉड को खुद ही पता लगानी है। सोना ने व्यंग्यात्मक स्वर में बोला। अरे, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? जो प्रोफेसर बोरो जैसे खतरनाक व्यक्ति को पकड़वा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सोना ने कुटिल मुस्कान के साथ बोला। धर्मा के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। सोना को कैसे पता चल गया? मैंने कहा था ना कि मैं एक ईथर हूं। मुझे वो सब पता है जो किसी को नहीं पता होता। मुझे प्रोफेसर बोरो के हाव भाव से लग गया था कि वो कुछ झूठ बोल रहे हैं। जब उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा और मुझे बताया कि वो मेरा अवचेतन मन नहीं पढ़ सकते, मैंने कभी भी ये ख्याल मेरे मन में नहीं लाया कि मैं बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का एक्सपर्ट हूँ। मैं लोगों के हाव भाव से बता सकता हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। मुझे कभी भी जोरों के लिए ऐसा नहीं लगा कि वो झूठ बोल रहा है, परंतु लेडी तारा और प्रोफेसर बोरो मुझे कई बार झूठ बोलते दिखे। मैं समझ गया उन लोगों का कोई स्वार्थ है या फिर हिडन एजेंडा है। वो कहानी को वैसे ही पेश करेंगे जैसी उन्हें सूट करेगी। ओह, इसीलिए तुमने जानबूझकर लॉरा का सच उन लोगों से छुपाया? सोना बोली। हाँ, मैं लॉरा के हाव भाव से समझ गया था कि वो भेदी है। फिर जब मैंने मेजोल पर ही रहने की बात कही, तो लॉरा ने मुझे एक मानसिक संदेश भेजा कि अजय सेना से बचने के लिए जनक 290 से भागो। इन फिजूल की योजना से उनसे नहीं बचा जा सकता था। लॉरा ने यही गलती कर दी थी। उसने सिर्फ मुझे संदेश भेजा, औरों को नहीं। और मैं समझ गया कि वो लॉरा बना जासूस इन लोगों को जनक 290 में भेजना चाहता है, क्योंकि उसने जनक 290 को खराब कर दिया था। सोना बोली। हाँ माते, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें अब लग रहा है कि नोकोविक तो वास्तव में क्रूर था। तुम बोरो को क्रूर समझ रहे थे। प्रोफेसर बोरो की बॉडी लैंग्वेज से इतना तो समझ आ गया था कि वो पूरा सच नहीं बोल रहे थे, परंतु मुझे ये नहीं पता था कि नोकोविक इतना ज्यादा क्रूर है। क्विड का इस्तेमाल सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करना उचित नहीं लग रहा। धर्मा ने घृणित भाव से बोला। तो तुम्हें नोकोविक ऐसा आदमी लगा जिसने अपने स्वार्थ के लिए एक पूरी गैलेक्सी को दांव पर लगा दिया? हाँ माते, इसलिए उसको तो रोकना ही होगा, क्योंकि वो फिर वापस अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा दोबारा कर सकता है। तो तुम लड़ो उससे। तुम तो सन ऑफ गॉड हो। परंतु मैं कैसे लड़ सकता हूं? धर्मा को अभी भी अपने ऊपर थोड़ा संशय था। तुम्हारे पास तो हथियार है। हथियार कहाँ है? अभी मुझे बनाना है। सोना हंसी और बोली। धर्मा, तुम्हारा लेजेंड, तुम्हारी ये दंत कथा की तुम सन ऑफ गॉड हो, ये ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। सोना ने ये बोला और गायब हो गई। सोना ने धर्मा को किसी प्लेनेट पर ट्रांसमिट कर दिया था। धर्मा धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। धर्मा के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी। जैसे ही वो रोशनी छटी, उसने अपने आप को इरिट्रिया के किसी शहर में पाया, और इससे पहले वो कुछ समझता, सामने से आती हुई ब्लैक रॉक कार ने उसे टक्कर मार दी और धर्मा बेहोश हो गया था।